गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अब देखिए हमारा लास्ट चैप्टर आई थिंक कंप्लीट हो गया था, बैड न्यूज़ लेटर। उसके बाद देखिए नेक्स्ट चैप्टर हमारा आता है चैप्टर नंबर 8, परसुएसिव रिटर्न कम्युनिकेशन। अब देखो परसुएसिव नाम से पता चल रहा है, परसुएड करना मीन्स मनाना, किसी को कन्विंस करना। तो जब कोई लेटर इस तरह का लिखना हो कि आपको सामने वाले को, जो भी लेटर का रिसीवर है, उसको कन्विंस करना है उस काम को करने के लिए जो आप उससे करवाना चाहते हैं, है ना, कि वो काम को करने के लिए रेडी नहीं है बट आपको उनको मोटिवेट करना है, उनको कन्विंस करना है। तो उसके लिए जो रिटर्न कम्युनिकेशन होता है उसको हम क्या कहते हैं, परसुएसिव रिटर्न कम्युनिकेशन। तो अब देखिए रोनाल्ड स्पार्कमैन ने एक डेफिनेशन दी है कि परसुएशन क्या है। परसुएशन इज़ मच मोर देन सिंपली आस्किंग समबडी टू डू समथिंग, कि किसी को कुछ करने के लिए कहने से कहीं ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर आप कुछ ट्रिक्स यूज़ करेंगे, कुछ उनको मोटिवेट करने के लिए कुछ उनको बताएंगे कि आप अगर उन्होंने ये किया तो ये हो जाएगा, है ना, कुछ लालच देंगे। तो इन फॉर्मल टर्म्स वी कैन से इट इज़ द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग पर्सनस एटीट्यूड, कि जो सामने वाला रिसीवर है उसके एटीट्यूड को चेंज करना, एंड इन्फ्लुएंसिंग देयर एक्शन, उसके एक्शन को इन्फ्लुएंस करना, आइदर इमीडिएटली और एट सम टाइम इन फ्यूचर, है ना, कि फ्यूचर में उनको कुछ करने के लिए कहना और उनको मोटिवेट करना ताकि वो आपकी बात को मानने के लिए तैयार हो जाएं। तो वी कैन से कि परसुएसिव लेटर एक ऐसा लेटर है जिसमें आप जो रिसीवर है या जो भी रीडर है उसको, या जो भी ऑडियंस है उसको आप कुछ करने के लिए कह रहे हैं और उसके लिए उनको मोटिवेट कर रहे हैं कि आपकी वो बात को मानने के लिए तैयार हो जाए, है ना, कन्विंस कर रहे हैं। तो इसी को हम कहते हैं परसुएसिवनेस। आप देखिए परसुएसिव लेटर क्यों लिखा जाता है, क्या पर्पस है। प्राइमरी पर्पस, टू पर्पस में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज़ प्राइमरी पर्पस। पहला पर्पस यही है कि रीडर उसको कम से कम एटलीस्ट पढ़े, टू हैव द रीडर एक्ट, कि रीडर एक्ट करे या उसको मोटिवेट करना उस काम को करने के लिए, मोटिवेट द रीडर फॉर द डिज़ायर्ड एक्शन। सेकेंड, एनफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना ताकि जो रीडर है वो एक्शन लेने के लिए तैयार हो जाए। तो टू प्रोवाइड एनफ इंफॉर्मेशन सो दैट रीडर नो एग्जैक्टली व्हाट टू डू, कि करना क्या है। टू ओवरकम एनी ऑब्जेक्शन दैट माइट प्रिवेंट और डिले एक्शन, कि कोई भी ऑब्जेक्शन अगर है जो लगता है कि रीडर को एक्शन करने से रोकेगी, उस ऑब्जेक्शन को दूर करना, है ना। एंड देखिए सेकेंडरी पर्पस क्या होंगे, टू बिल्ड अ गुड इमेज ऑफ द राइटर, कि जो लिखने वाला है उसकी इमेज, उसकी रेपुटेशन भी बनी रहे, और जो उसकी ऑर्गेनाइजेशन है राइटर की, उसकी इमेज के ऊपर भी कोई इफ़ेक्ट ना आए। एंड रिलेशनशिप बिटवीन द राइटर एंड रीडर, वो भी अच्छे बने, है ना। और सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देना ताकि फ्यूचर में कॉरस्पॉन्डेंस कम से कम हो या ना ही हो, है ना। टू रिड्यूस और एलिमिनेट फ्यूचर कॉरस्पॉन्डेंस ऑन द सेम सब्जेक्ट, कि उसी सब्जेक्ट पर दोबारा से कम्युनिकेशन ना हो, एक ही बार में आपने उनको कॉरस्पॉन्डेंस किया और वो उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट कर दें। नेक्स्ट आता है व्हाट आर द फाउंडेशन ऑफ परसुएसिव लेटर, कि उसका बेस क्या है, फाउंडेशन क्या है। तो फाउंडेशन की अगर हम बात करें तो ये वो फैक्टर हैं जो कि डिटरमाइन करते हैं कि हाउ ए कम्युनिकेटर कैन ओवरकम पीपल्स रेजिस्टेंस, क्योंकि ऑब्वियसली जो भी अगर आप चेंज कर रहे हैं तो कंपनी के अंदर या टेक्नोलॉजी के अंदर, तो पीपल हमेशा उसको अपोज करते हैं। तो पीपल्स के रेजिस्टेंस को ओवरकम करना, मोटिवेट करना उनको उस चेंज को एक्सेप्ट करने के लिए, एक्शन और बिलीफ, कि उसके अकॉर्डिंग वो काम करें, है ना। तो ये मेन फाउंडेशन है परसुएशन के। और अगर हम बात करें फाउंडेशंस कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला है नीड एंड अपील, कि सबसे पहले हमें रीडर की नीड को समझना होगा कि उसकी जो नीड है वो सेफ्टी नीड कौन सी है, सिक्योरिटी नीड कौन सी है ना, उसको समझना होगा। उसके अकॉर्डिंग आप उनको मोटिवेट कर सकते हैं, है ना। रिस्पेक्ट एंड स्टेटस, जो भी नीड आपको लगती है कि उनको ज़्यादा मोटिवेट कर सकती है, उस नीड के अकॉर्डिंग ही आप जो है वो उनको मोटिवेट करने की कोशिश करेंगे। सेकेंड देखो इमोशन एंड लॉजिक, इमोशन और लॉजिक भी स्ट्रेंज वे में काम करता है। हमेशा जो भी काम कहा जाता है या जो भी मैसेज दिया जाता है उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होता है। तो वो जो लॉजिक है वो यहाँ पर बताना, ताकि जो लोग हैं उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करें कि ये काम किया जा रहा है तो क्यों किया जा रहा है, उसका रीज़न क्या है। व्हेनेवर यू आर राइटिंग ए परसुएसिव लेटर, प्रोवाइड लॉजिकल आर्ग्यूमेंट, कि आप उसके लिए लॉजिकल आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट करें, और अगर कुछ इमोशनल अट्रैक्शन भी है तो वो भी आप प्रेजेंट कर सकते हैं। और तीसरा क्रेडिबिलिटी, कि हु इज़ द सेंडर, हु इज़ राइटिंग द लेटर। अगर उसके और रीडर के अगर आपस की जो रिलेशन है वो अच्छे हैं,
है ना। तो फिर वो डॉक्यूमेंटेशन को भी नहीं देखेगा, वो लॉजिक को भी नहीं देखेगा, वो उसके ऊपर विश्वास करके उस बात को मानने के लिए तैयार हो जाएगा। तो ये भी एक फाउंडेशन है क्रेडिबिलिटी ऑफ द सेंडर, कि जो सेंडर है अगर वो उसके ऊपर विश्वास करता है रीडर, तो उसके अकॉर्डिंग वो रिएक्ट करने के लिए तैयार हो जाएगा। अदरवाइज़ टेस्टिमोनियल्स, डॉक्यूमेंट्स, गारंटीज़, स्टैटिस्टिक्स, रिसर्च पेपर्स, वो इसके साथ हम अटैच कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये 3 हमारे फाउंडेशन है, नीड एंड अपील जिसको ध्यान में रखकर लेटर लिखा जाता है, इमोशन एंड लॉजिक, और इसके साथ क्रेडिबिलिटी। तो आई थिंक ये क्लियर हो गए होंगे। और उसके बाद देखो चॉइस ऑफ प्रॉपर वर्ड्स, कि जो भी लेटर लिखा जाए उसमें बिल्कुल एक्यूरेट वर्ड्स को यूज़ किया जाना चाहिए जो कि इफ़ेक्टिव हों। मतलब जब भी लिखा जाए तो वो अट्रैक्टिव वर्ड होने चाहिए जो कि रीडर की इमोशंस को अफेक्ट करें और इसके साथ साथ उनको मोटिवेट करें उस काम को करने के लिए जो कि सेंडर ने कहा है। आप देखिए नेक्स्ट टॉपिक आता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, व्हाट इज़ द प्लानिंग फॉर राइटिंग ए परसुएसिव लेटर, कि कौन कौन सी प्लानिंग है जो कि की जाती है। तो जैसे हमने बैड न्यूज़ लेटर में पढ़ा था कि देयर आर 2 टाइप ऑफ प्लानिंग, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट प्लानिंग वो होती है जिसमें हम डायरेक्टली जो मैसेज देना चाहते हैं वो दे देते हैं, उसके बाद उसके रीज़न्स आते हैं, है ना। उसके बाद उसकी जो क्लोजिंग है, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग, उसके बाद दी जाती है। तो यहाँ भी वही डायरेक्ट प्लानिंग वही है कि डायरेक्ट प्लानिंग इज़ दैट प्लानिंग इन विच यू एक्सप्लेन योर रिक्वेस्ट डायरेक्टली, कि आप डायरेक्टली अपने रिक्वेस्ट को एक्सप्लेन कर देते हैं एंड यू एक्सप्लेन वाई यू नीड अ फेवरेबल रिस्पॉन्स। वो बाद में आप एक्सप्लेन करते हैं कि आपको फेवरेबल रिस्पॉन्स क्यों चाहिए, और फिर आप एक कर्टिस क्लोज़ करते हैं, कर्टसी के साथ आप क्लोजिंग करते हैं, है ना। जब आपको लगता है कि ऑडियंस जो बात आप कहने जा रहे हैं वो रीडर इजीली आपकी बात को मान लेगा, मतलब आपको उनको मोटिवेट करने की ज़रूरत नहीं है ना, आपकी उनसे वर्बली बात हो गई है, वो उस काम को करने के लिए तैयार है, तो फिर यहाँ पर हाँ आप जो है वो डायरेक्ट प्लानिंग यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए कहाँ कहाँ यूज़ होगी। फर्स्ट वन, द ऑडियंस विल डू एज यू आस्क विदाउट एनी रेजिस्टेंस। ऑडियंस उस काम को करने के लिए तैयार है बिना किसी बाधा के। यू नीड अ रिस्पॉन्स ओनली फ्रॉम द पीपल हु आर विलिंग टू एक्ट। जो इस काम को करना चाहते हैं आप उन्हीं पर्सनस को उस काम को दे रहे हैं। द ऑडियंस इज़ बिजी एंड मे नॉट रीड ऑल द मैसेजेस, कि जो ऑडियंस है वो बिज़ी है, उसके पास टाइम की कमी है, वो डिटेल में नहीं पढ़ना चाहता, है ना। तो फिर हम डायरेक्ट अप्रोच यूज़ करेंगे। और आपके ऑर्गेनाइजेशन का जो कल्चर है वो ही यही प्रेफर करता है कि डायरेक्ट रिक्वेस्ट की जाए, तो फिर डायरेक्ट प्लानिंग यूज़ होगी। आप देखिए डायरेक्ट रिक्वेस्ट अप्रोच में ये 3 पार्ट्स आते हैं। सबसे पहला मेन आइडिया, कि आपका जो रिक्वेस्ट है या जो क्वेश्चन है या जो स्टेटमेंट है या रीज़न है जो भी आप देना चाहते हैं, सबसे पहले वो मेन आइडिया में आ जाता है फर्स्ट लाइन में। उसके बाद उसकी एक्सप्लेनेशन आती है, उसके एविडेंसेस, डिटेल्स नीडेड इन ऑर्डर दैट योर रीडर कैन रिस्पॉन्ड प्रिसाइजली, है ना, उसको एक्सप्लेन किया जाएगा। फिर उसके बाद जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग होगी कि पोलाइटली आप आस्किंग फॉर वट एवर एक्शन इज़ रिक्वायर्ड, जो भी एक्शन है वो वहाँ पर लिखेंगे, और फ्यूचर ओरिएंटेड सेंटेंसेस भी यहाँ पर आ जाते हैं। तो ये रूटीन मैटर्स में हमारी जनरली डायरेक्ट अप्रोच या डायरेक्ट प्लानिंग यूज़ होती है। तो आई थिंक ये क्लियर हो गई होगी फर्स्ट प्लानिंग, कि डायरेक्ट प्लानिंग वो प्लानिंग है जिसमें कि जो भी मैसेज दिया जाता है वो डायरेक्टली दिया जाता है, और ये कहाँ दिया जाता है, जहाँ पर जो ऑडियंस है वो काम को करने के लिए पहले से ही तैयार हैं, उनको आपको मोटिवेट करने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड देखिए इनडायरेक्ट प्लानिंग। इनडायरेक्ट प्लानिंग में कहाँ यूज़ की जाती हैं, जहाँ पर सिचुएशन कॉम्प्लेक्स है, डिफ़िकल्ट है, आपको लगता है कि जो रीडर है, जो रिसीवर है, उसका रिस्पॉन्स नेगेटिव में ही होने वाला है, पॉजिटिव नहीं है, तो आपको उनको मनाना है, उनको कन्विंस करना है। तो ऐसे सिचुएशन में जो प्लानिंग यूज़ होती है वो कौन सी होती है, इनडायरेक्ट, है ना। आप देखिए ये कहाँ यूज़ होगी। फर्स्ट वन, व्हेन द ऑडियंस इज़ लाइकली टू ऑब्जेक्ट टू डूइंग एज यू आस्क, जो काम करने के लिए कह रहे हैं ऑडियंस नहीं मानेगा। यू नीड एक्शन फ्रॉम एवरीवन, कि आप चाहते हैं कि सभी काम करें, मतलब सभी एम्प्लॉयज़ काम करें, तो उसमें कुछ एम्प्लॉयज़ तो मान जाएंगे, कुछ हो सकता है कि ना माने। यू ट्रस्ट द ऑडियंस टू रीड द एंटायर मैसेज, कि आप चाहते हैं कि ऑडियंस पूरा मैसेज पढ़े, है ना, और पढ़ेगा, आपको विश्वास है कि जो ऑडियंस है आपके पूरे मैसेज को पढ़ेगा, तो आप मैसेज लंबा भी कर सकते हैं। एंड यू एक्सपेक्ट लॉजिक टू बी मोर इम्पॉर्टेंट दैन इमोशन इन द डिसीज़न, कि आपको लगता है लॉजिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए फिर आप क्या करते हैं, इनडायरेक्ट अप्रोच यूज़ करते हैं और वो सारी डिटेल उनको देते हैं। आप देखिए जो इनडायरेक्ट प्लानिंग है उसके क्या कंपोनेंट्स हैं, उसमें 4 कंपोनेंट्स हैं। जैसे डायरेक्ट प्लानिंग में 3 कंपोनेंट्स थे, मेन आइडिया, एक्सप्लेनेशन और कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग।
अब AIDA में, इसमें सॉरी इनडायरेक्ट प्लानिंग में ये 4 कंपोनेंट्स हैं AIDA। फर्स्ट A इज़ फॉर अटेंशन, इंटरेस्ट, डिज़ायर, एक्शन, है ना। आप देखिए ये क्या है। सबसे पहला है अटेंशन, कि जब भी आप कोई लेटर लिखते हैं, परसुएसिव लेटर, तो फिर हम उसमें ये कोशिश करते हैं कि फर्स्ट लाइन को पढ़कर जो रीडर है या जो भी ऑडियंस है उसके अंदर एक क्यूरियोसिटी क्रिएट हो कि व्हाट इज़ न्यू इन इट, कि इसके अंदर नया क्या है ना। तो पहली लाइन कुछ इस तरह की दे देना कि जिसको सुनने के बाद वो अंदर और सुनना चाहे और पढ़ना चाहे, है ना। तो इस तरह की जो लाइन है वो कहलाती है अटेंशन लाइन। जैसे बताया कि ऑडियंस वांट टू नो व्हाट इज़ इन दिस मैसेज फॉर मी, मेरे लिए इस मैसेज में क्या है। तो ये 4 चीज़ें ध्यान में रखनी है कि पर्सनलाइज्ड होना चाहिए जो भी मैसेज भेजा जा रहा है, यू ओरिएंटेड होना चाहिए, मतलब आपको ऑडियंस के बेनिफिट के बारे में बताना है, बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, और रेलेवेंट होना चाहिए, है ना, कि जो टॉपिक है उससे रिलेटेड होना चाहिए। इररेलेवेंट जो अटेंशन लाइन है वो नहीं होनी चाहिए। अब किस तरीके से हम शुरू कर सकते हैं? ओपन विद एग्रीएबल कमेंट्स, कि कोई भी एग्रीएबल कमेंट अगर आप उसको देते हैं तो उससे आप स्टार्ट कर सकते हैं। कोई कॉम्प्लीमेंट से शुरू कर सकते हैं, है ना, या कोई ऑडियंस फ्रेंडली स्टेटमेंट भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। आप देखिए इसका बहुत अच्छा एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। जैसे जितने भी मोबाइल कंपनीज़ हैं, चाहे वो एयरटेल हो चाहे वो जियो हो, है ना, जब वो अपनी एडवर्टाइजमेंट करती हैं तो वो फर्स्ट लाइन एडवर्टाइजमेंट में जब कहती हैं वो इस तरीके की कहते हैं कि सामने वाला ऑडियंस बिल्कुल क्यूरियस हो जाता है कि इसके अंदर क्या है मेरे लिए, है ना। जैसे कहा जाता है ₹99 में लाइफ टाइम वैलिडिटी, तो आप सुनते हैं तो एकदम लगता है कि 99 में लाइफ टाइम वैलिडिटी, हाउ, क्या आया भी था पीछे, है ना। या कहते हैं कि ₹100 से रिचार्ज कराओ, पूरा महीना जो है वो नेट फ्री पाओ, इस तरीके से। तो ये क्या है? अटेंशन गेटिंग सेंटेंस, है ना। या अगर हम देखें कि मार्केट में जैसे कोई रीसेलर्स हैं या जो होलसेलर्स हैं, वो क्या कहते हैं कि पुराना कुकर लाओ नया ले जाओ, है ना। अब उसके साथ ये भी लिख दिया जाता है कंडीशंस अप्लाई लास्ट में, लेकिन स्टार्टिंग में जो लाइन होती है अटेंशन लाइन वो इस तरह की होती है कि पुराना जो है वो बेड लाओ और नया ले जाओ, है ना। तो इस तरीके की जो लाइन है वो क्या कहलाती है? अटेंशन लाइन, जो अटेंशन गेटिंग लाइन होती है ऑडियंस के लिए। उसके बाद देखिए सेकंड है इंटरेस्ट। अभी जो इंटरेस्ट फेस है इसमें क्या किया जाता है कि फर्स्ट लाइन में तो आपने अटेंशन क्रिएट कर दी कि रीडर आपकी बात को पढ़ने के लिए तैयार हो गया या सुनने के लिए तैयार हो गया। उसके बाद आप इंटरेस्ट फेस में बताते हो कि जो भी आपने बताया उसके फ़िज़िकल क्वालिटीज़ क्या हैं, मतलब आप उसकी जो है वो डिज़ायर, जो ऑडियंस है उसके इंटरेस्ट को क्रिएट करने की कोशिश करते हो। और इसमें आप बताते हो जो भी आपका मतलब फ़ीचर्स हैं, फ़ीचर्स ऑफ द प्रोडक्ट। अगर आप प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं, अगर किसी प्रोग्राम के बारे में बता रहे हैं तो उसके फ़ीचर्स के बारे में आप यहाँ पे बता सकते हैं। तो देखिए डिस्क्राइब इट्स फिज़िकल क्वालिटीज़, कि अगर कोई प्रोडक्ट है तो उसकी फ़िज़िकल क्वालिटीज़ आप बताएंगे, उसका अट्रैक्टिवनेस, उसके फंक्शन, और फिर उसको रिलेट करेंगे किससे? रिलेट इट्स वैल्यू और बेनिफिट टू द रीडर, कि जो भी बेनिफिट्स हैं, जो भी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसको आप रीडर के साथ आप लिंक करेंगे कि वो कैसे उसको इससे कंफर्ट मिलेगा, है ना, उसको इससे क्या फ़ायदा होगा। तो इस तरह से ये शो करना कि जो है वो जो भी आप उनके सामने ऑफ़र रख रहे हैं उस ऑफ़र से जो रिसीवर है उसको क्या बेनिफिट होगा, उसका क्या इंटरेस्ट होगा, मतलब उसका इंटरेस्ट क्रिएट करना ताकि वो आपकी बात को मानने के लिए तैयार हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट के फ़ीचर्स के बारे में, प्रोडक्ट के प्राइस के बारे में, है ना, या जो भी प्लान आपने ऊपर बताया उसके बारे में आप उसको डिटेल में बताते हैं। तो देखिए सिर्फ बताना सफिशेंट नहीं है। आपने कहा कि 99 रुपीज़ में आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी मिलेगी। अब उसके फ़ीचर्स क्या हैं कि आपको इस डेट को रिचार्ज कराना है, आपको ये डॉक्यूमेंट्स आपको प्रेजेंट करने हैं, है ना। तो आपने ये सब कुछ बता दिया, उसके फ़ीचर्स बता दिए। तो जो ऑडियंस है वो उसके ऊपर विश्वास नहीं करेगा जब तक कि आप उनको डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखाएंगे। जो आपने कहा वो बिल्कुल सही है। तो नेक्स्ट हमारा फेस आता है डिज़ायर। डिज़ायर थर्ड पैराग्राफ है जिसमें आपको प्रूव करना है कि जो आपने सेकंड फेज में इंटरेस्ट में जो आपने बताया, जो फीचर्स बताए, उससे रिलेटेड एविडेंस आपको प्रेजेंट करने हैं अपने क्लेम को प्रूव करने के लिए। वो हमारा आता है थर्ड फेज में। तो इट प्रोवाइड्स रेलेवेंट एविडेंस टू प्रूव योर क्लेम, अपने क्लेम को प्रूव करने के लिए कि जो भी आपने कहा वो बिल्कुल ठीक कहा। इट ऑल्सो ड्रॉज अटेंशन टू एनी एनक्लोजर,
है ना, जो भी एनक्लोज़र हैं उसकी तरफ भी अटेंशन लेकर जाता है कि आप इंटरेस्ट फेस में तो आपने जो फीचर्स बताए उसके साथ आप कोई डॉक्यूमेंट्स अटैच करेंगे। उन डॉक्यूमेंट्स में आप ये बताएंगे कि जो है वो इसको कौन प्रूव करता है, मतलब सिग्नेचर होंगे प्रॉपर जो ऑथोराइज्ड पर्सन है उसके। जैसे सपोज़ आप एडवर्टाइजमेंट देखते हैं तो एडवर्टाइजमेंट में कोई भी प्रोडक्ट दिखाते हैं, फिर वो कहते हैं ISI मार्क्ड अप्रूव्ड है। तो ये ISI मार्क्ड अप्रूव्ड का नाम क्यों लेते हैं, या इंडियन डेंटल एसोसिएशन द्वारा प्रमाणित, है ना। तो ये क्या है, डिज़ायर, कि आप उनकी डिज़ायर क्रिएट कर रहे हैं बाय टेलिंग एविडेंस, उनको एविडेंस बताकर या दिखाकर। उसके बाद देखिए फोर्थ आता है एक्शन, कि लास्ट पैराग्राफ में जब आप उनका इंटरेस्ट भी क्रिएट कर चुके हैं, उनकी डिज़ायर भी क्रिएट कर चुके हैं, तो लास्ट में आप बताएंगे कि अगर उनको एक्शन लेना है तो व्हाट दे हैव टू डू। जो स्कीम आप बता रहे हैं वो स्कीम अगर वो लेना चाहते हैं तो उनको फ्यूचर में क्या करना होगा। तो आप कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते हैं, है ना, या अगर आपकी कहीं और ब्रांचेस हैं तो वो वहाँ पर आप दे सकते हैं। और जो अपॉर्चुनिटी आप उनको देने जा रहे हैं उसके रिमाइंडर के बारे में आप बता सकते हैं, या क्या एक्शन उन्होंने लेना है ना। तो फिर ऑडियंस विल रियलाइज फ्रॉम टेकिंग द एक्शन यू वांट, जो चाहते हैं आप उस एक्शन को वो समझेगा। जैसे डेडलाइन दे दो कि ये जो स्कीम है वो इस डेट तक है, तो फिर उसके माइंड में एकदम स्ट्राइक करेगा कि इस डेट से पहले उसको काम करना है ना। तो इस तरह से लास्ट पैराग्राफ में आप उनको एक्शन से रिलेटेड बातें बता सकते हैं कि अगर उनको ये काम करना है तो वो कैसे करेंगे। तो ये था कुछ हमारा इनडायरेक्ट प्लान के बारे में। इसको पढ़ना फिर हम नेक्स्ट लेंगे कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ परसुएसिव लेटर्स, है ना, और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है।